तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आप लोगों से बोला था कि मैं एग्ज़ाम सीरीज़ लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द। तो देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम सीरीज़ खासकर क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और प्री बोर्ड के लिए है। देखिए, और 30% लेस सिलेबस के हिसाब से है। और ये जो वीडियो है स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर माय फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इंग्लिश के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पर चर्चा करूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से हैं और जो हमारे परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक, वैसे तो रिफ्रेश कंटेंट एक्सप्लेनेशन आता है, बट क्या है कि इस साल ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो इन पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे। जब नहीं आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा दूसरा जो टॉपिक होता है दोस्तों, वो होता है वर्ड मीनिंग। तो देखिए, वर्ड मीनिंग मैं ये जो आपको अभी शो करा रहा हूँ, आप इन वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि पोर्ट्रेट माने होता है चित्र, प्रिटी माने सुंदर, और रोजरी माने माला, ठीक है, टिनी माने छोटा, ठीक है, और फीडिंग माने खिलाना, और मोनोपोली एकाधिकार होता है, रेसिटिंग माने जाप करना होता है, किसी चीज़ को जपना, ठीक है, जैसे भगवान का नाम जपना, ये चीज़ें हैं, ठीक है। माइल्ड, हल्का सा, इनको आप लॉजिकली अगर याद करेंगे तो बहुत ही आराम से ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ वर्ड मीनिंग ये हैं और कुछ मैंने और भी लिख रखे हैं जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। तो देखिए, दूसरा जो हमारा जो टॉपिक हमको मिलेगा, मतलब दूसरा जो हमारा प्रश्न होगा वो किस तरीके से होगा। देखिए, तो हमें दे रखे होंगे कुछ शॉर्ट, मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच 25 वर्ड। मतलब हमें जो क्वेश्चंस के आंसर जो हमें देने होंगे वो लगभग 25 शब्दों में लिखने होंगे, ठीक है। तो 25 शब्दों में लिखने होंगे। तो देखिए, उन्हें लिखने का तरीका क्या होता है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन, हम सपोज़ कीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए। देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर इन्हीं में से आएगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर इन्हीं में से आना है, ठीक है। जैसे हाउ डिड नरेटर्स ग्रैंड मदर अपीयर इन पोर्ट्रेट। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का आप लॉजिक समझिए पहले, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है हाउ डिड नरेटर्स ग्रैंड फादर अपीयर इन पोर्ट्रेट। मतलब जो इसके जो लेखक हैं, नरेटर माने होता है देखिए लेखक, तो लेखक के जो दादाजी थे वो चित्र में कैसे लग रहे हैं, मतलब जो फोटो उनके घर में टंगी हुई है उनके दादाजी की, उसमें वो कैसे लग रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर पढ़ रखा है बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको अच्छी जानकारी होगी और आप आसानी से लिख भी सकते हैं। और अगर आप ने नहीं पढ़ा है, आपको जानकारी नहीं है, तो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में इसका आंसर लिख रखा है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ज़्यादातर इन्हीं में से एग्ज़ाम में आने की आशंका है, ठीक है। इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर अब देखिए, मैंने बोला था कि कुछ और वर्ड्स मीनिंग है जो कि मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो देखिए, ये है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड माने होता है गत्ता। और देखिए, वॉयज, वॉयज होती है समुद्री यात्रा। स्ट्रेस तो आप सभी जानते ही होंगे, तनाव होता है, ठीक है। और मूरिंग, मूरिंग माने होता है लंगर स्थल, ठीक है। क्रूमैन, क्रूमैन होता है नाविक, नाव को चलाने वाला, ठीक। रिमोट, रिमोट जो होता है, देखिए टीवी रिमोट नहीं कह सकते, टीवी रिमोट बात दूसरी होती है। ये बोल रहा है रिमोट, रिमोट माने होता है रेडियो संदेश, रेडियो के द्वारा किसी को संदेश भेजना, ठीक है। क्लूट, क्लूट माने होता है दबाव डालना किसी पर, यानी दबाव, ठीक है। हग मीस होता है आलिंगन। ये तो सारी चीज़ें हो गई। ये जो मैंने वर्ड मीनिंग आपके लिए अभी बताए हैं, बस इन्हीं में से जो भी वर्ड मीनिंग आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, इसीलिए इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, मतलब जो लेखक की जो दादी माँ थी वो सीधी क्यों नहीं चल पाती थी। अब ये सीधे से लॉजिक है कि वो बूढ़ी थी इसीलिए सीधे नहीं चल पाती थी। अब इसी को क्या किया हमने, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और अपना आंसर लिख दिया, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है, तो आप आंसर अपने आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडे। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडेज, अभी देखिए ये जो जो हमारा
क्वेश्चन है ये हमारा दूसरे चैप्टर से संबंधित है, ठीक है, दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसके राइटर हैं एलन ईस्ट और गॉर्डन कुक, ठीक है। मैंने राइटर इसीलिए बताएं क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके राइटर्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे अब द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह, और जो मैंने अभी चैप्टर का नाम बताया उसके राइटर हैं एलन ईस्ट और गॉर्डन कुक। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो अब देखिए इसका आंसर बहुत ही सरल शब्दों में मैंने लिख रखा है, आप आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल इतनी छोटे छोटे आंसर्स आपको लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये है व्हाट इज़ फेरोज कर्ज। अब देखिए कर्ज माने तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा कि कर्ज माने होता है श्राप देना किसी को, या कोई भी श्राप, श्राप मतलब कर्ज, ठीक है। कर्ज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है श्राप, यानी कि किसी को बद्दुआ देना, कुछ भी सही, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फेरोज कर्ज, फेरो जो होता है वो था भैया, फेरो जो था वो मिस्र का सम्राट था, ठीक है। अब मिस्र का सम्राट था तो उसका क्या श्राप था उसके बारे में हमें बताया गया है। तो देखिए उसके बारे में हमें सीधे से पता है, पहले हमें उसकी हिंदी पता होनी चाहिए कि भाई था क्या श्राप। तो देखिए असल में श्राप था कि अगर कोई भी राजा टुट की बॉडी को अगर परेशान करेगा या मतलब उससे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसकी या तो मृत्यु हो जाएगी या वह कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा, मतलब उस पर कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को हमने बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, हमारा आंसर बन गया, जो कि आपके सामने शो हो रहा है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी सेकंड चैप्टर से लिया गया है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो समुद्र में जो लहरें उठ रही थी उन्होंने मतलब जहाज़ को किस तरीके से क्षति पहुंचाई, किस तरीके से मतलब जहाज़ पर हमला किया, ठीक है। तो अब इसको अब हमें सीधे सीधे पता है भैया कि जब समुद्र में लहरें उठ रही थी तो उन्होंने जहाज़ को सामने से मतलब टकरा डैमेज कर दिया था पूरी तरीके से, सामने से मतलब एक तरीके से ख़त्म कर दिया था। तो देखिए हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप वाज वेव बर वेरी जेनेटिक। जेनेटिक माने होता है देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव की, ठीक है। मतलब बहुत एक तरीक़ा से दानव जिसे बोलते हैं ना, जेट जेट मीन्स दानव या राक्षस जो भी बोलते हैं, तो उसी तरीके से सोचिए, मतलब दानवीय कार मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी, उसे कहते हैं हम, ठीक है, जेनेटिक। अब ये तो जेनेटिक की बात हो गई, तो मतलब जो समुद्र में जो लहरें उठ रही थी वो बहुत ज़्यादा बड़े आकार में थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोल रहे हैं इट डैमेज्ड आवर बोट वेल कर ऑन फ्रंट साइड, मतलब उन्होंने जो हमारी देखिए बोट जो थी उसे वेव वॉल्कर बोल रहे थे, इनकी जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉल्कर, ठीक है। तो वेव वॉल्कर को उन्होंने किस तरीके से सामने से डैमेज किया था, ठीक है, सामने से डैमेज कर दिया था पूरी तरीके से। अब ये तो हो गई बात, देखिए बिल्कुल बस इतनी सी बात लिखनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गए। अब देखिए शॉर्ट आंसर हमारे हो गए, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन का पूरा आंसर है, आप यहाँ से पूरा आंसर नोट कर लीजिएगा कि दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडेज वेरी हैप्पीली। देखिए सीधी बात है भाई, कोई भी त्यौहार मनाएगा तो बहुत ही खुशी के साथ मनाएगा, ठीक है, विद अ क्रिसमस ट्री। अब क्रिसमस त्यौहार मनाए और क्रिसमस ट्री ना हो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी हम मान लीजिए अब हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडेज़, अभी क्रिसमस हॉलीडेज़ की बात कर रहा है तो हम तो जो अभी हमें पता है क्रिसमस के बारे में और जो उस पाठ में चर्चा की गई है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए जो चीज़ें हमें उस पाठ में बताई गई हैं, जो हमारा दूसरा चैप्टर था उसमें जो चीज़ें हमें बताई गई हैं हम सिर्फ वही चीज़ें लिखेंगे। देखिए इसमें टोटल वही चीज़ें लिखी गई हैं जो हमें बताई गई थी कि बी फाउंड ऑफ 25 दिसंबर इन केप टाउन 3500 किलोमीटर्स इन ईस्ट, मतलब पूर्व में अपने आप को 3500 किलोमीटर केप टाउन में पाया, ठीक है, इन्होंने जिस दिन क्रिसमस डे था, ठीक है। ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इनमें से भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पहला है आफ्टर ईयर्स आई कम बैक होम, मतलब ये जो अब सीधे आप इसमें ये देखिए कि आफ्टर ईयर्स आई कम बैक होम, ये देखते ही कुछ लोग तो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कुछ को ये समझ में नहीं आता कि यार ये बोल क्या रहा है, कौन से चैप्टर से है। तो इनको पहचानने की एक तरीका होता है जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको चुनिंदा बताए हैं, इन्हीं में से आना है, कोई बाहर एक आध चले जाए तो चले जाए, लेकिन इस तरीके से बताया मैंने कि आप आराम से अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, ठीक है। तो देखिए आफ्टर ईयर्स आई कम बैक होम, ये जो हमारा जो अभी लिया गया है, ये जो क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने
उपस्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 5, और ये जो क्वेश्चन है ये है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर से, ठीक है, जिसके राइटर खुशवंत सिंह है। अब देखिए ये December 25 फाउंड एस, अब देखिए ये तो अभी हमने पढ़ा है, जस्ट बिल्कुल अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था 3500 किलोमीटर, ठीक है, ये बात भी हो गई डन। अब ये मैंने 3 आपको बता दिए, ठीक है, 2 हो गए हमारे, अभी तीसरे, अभी देखिए एक और है, माई ग्रैंड फादर्स हग एबव मेंटल पीस इन। अब देखिए इसमें क्या है, आप ग्रैंड फादर देखते ही समझ जाइए कि ये जो हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो हमारा पहले चैप्टर से लिया गया है, यानी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसका आंसर भी पोर्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी दे रखा हो और किसी से मतलब नहीं है, कहीं पिक्चर लगा दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ना ही शर्ट लगाना है, ना कैमरा और ना पिक्चर, डायरेक्ट पोर्ट्रेट लगाना है, ठीक है। ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए चुनिंदा। अब देखिए पोइट्री पे आ जाते हैं। देखिए हमारा जो प्रोज था उसमें जो कि हमें जो भी पढ़ाया गया है उसके हिसाब से तो बस इतना ही आना है और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोइट्री में। पोइट्री में देखिए पोइट्री में किस तरीके से हमारा आएगा, तो देखिए पोइट्री में सबसे पहले वर्ड मीनिंग पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए लेबरनम, लेबरनम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, अगर ज़्यादातर इसी के, मेरे ख्याल से तो इसी के आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसका मतलब ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि लेबरनम माने होता क्या है। तो देखिए लेबरनम माने होता है अमलतास का वृक्ष, ठीक है, अमलतास का वृक्ष आप पेड़ भी कह सकते हैं। और गोल्ड फिंच, गोल्ड फिंच माने होता है वह पक्षी जिसके पंख पीले होते हैं, ठीक है। अब पीले होते हैं और उसके जो चेहरा होता है वो एक तरीके से मास्क की तरह होता है, और वो ढका रहता है हमेशा उसी मास्क से, ठीक है। अब नेक्स्ट है आर्ट। आर्ट माने, अब देखिए आर्ट माने ये मैंने इसीलिए लिए हैं मेन क्योंकि इनमें क्या है, बट आप धोखा खा सकते हैं। जैसे आर्ट तो आप क्या लिख दोगे, चित्र लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब थाउ माने आप पता नहीं क्या लिख दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। लेकिन इन्हें आपको पहचानना है कि इनका मतलब क्या है। अगर पोइट्री में आपसे पूछ रहा है कि आर्ट और थाउ का मतलब क्या है, तो आप लिखोगे आर्ट का मतलब तो लिखोगे हो, ठीक है, और थाउ का मतलब लिखोगे तुम, क्योंकि ये जो हाई थाई थी पता नहीं क्या क्या होते हैं, ये सारे सब हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। इनके बारे में हम ग्रामर सेशन में जब हम वीडियो लेकर आएंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो और लैब मीन्स होता है नहलाना, ठीक है, लैब LABE, लैब मीन्स होता है नहलाना, ठीक है। ये तो हो गई। अब देखिए ये कुछ एक और हमारे पास आ चुका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से इन्हीं को पढ़ के चले जाएंगे तो आपको आराम से कल्याण हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। अब देखिए ये तो हमें सीधे सीधे पता है भैया किस चैप्टर से रिलेटेड है, ही वाज जस्ट अ व्हेन ही डाइड। अब हम इसी से समझ जाएंगे कि भैया डाइड नाम का शब्द, देखिए डाइड जो शब्द है वो ज़्यादातर इसी चैप्टर में प्रयोग हुआ है कि भैया उसमें बात ही ऐसी है। अब पूरा चैप्टर देखिए मम्मी मम्मी से संबंधित है, टुट्स मम्मी। अब टुट्स मम्मी है तो भैया जिंदे आदमी की तो हो नहीं सकती, मरे हुए आदमी की होगी। जब मरे हुए आदमी की होगी तो ज़्यादातर बॉडीज़ की बात होगी, और बॉडी जो होती है वो डाइट होती है, ठीक है। तो इसीलिए आप डाइट देखते ही समझ जाना कि ये जो क्वेश्चन है हमारा डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यू चैप्टर का है, जिसका जो राइटर हैं वो हैं AR विलियम, ठीक है, A.R. विलियम ये बोलेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर टीनेजर हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गई बात। अब जो हमारा देखिए मैंने वो भी बता दिया। अब हम बात करते हैं, देखिए ये देखिए आपके सामने 25 वर्ड में आता है। देखिए सेंट्रल आइडिया आप तकरीबन कितना भी कम लिखेंगे, आपको तकरीबन 50 से 60 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 50 से 60 वर्ड में अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लिखा जाता है। और देखिए सेंट्रल आइडिया 2 पोएम्स हैं जिन पर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक तो है द लेबरनम टॉप, ठीक है, और एक आ फोटोग्राफ। आप इन दोनों पोएम्स का शीर्षक अच्छे से पढ़ कर चले जाइए, और आप इसमें देखिए वो होता है ना जो अबाउट द पोएम, आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और वही आप लिख देंगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी से आप अच्छी अच्छी बातें निकालिए, और आपको जो भी निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं उस पहले उस कविता को एक बार पढ़ लीजिए, जो भी आपकी पोएम दे रखी है उसे एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद में उससे निष्कर्ष निकालिए कि सेंट्रल आइडिया हमारा क्या बन रहा है। जो आपको केंद्रीय भाव अच्छे लग रहे हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया का मतलब ही यही होता है कि अपने शब्दों में अपना केंद्रीय भाव व्यक्त करना, ठीक है, केंद्रीय भाव को व्यक्त करना। तो ये मैंने 2 पोएम हैं जिनका आपको सेंट्रल आइडिया लिखने को आ सकता है, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब ग्रामर सेशन की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो ग्रामर सेशन है, देखिए वैसे तो ज़्यादातर हमें ग्रामर में अभी तक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बताई गई है, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बताई गई है, और हमारा सिंथेसिस भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसी समझ लीजिए सिंपल सेंटेंस में क्या
हमारा नॉमिनेटिव एब्सॉर्ड का प्रयोग गया है, बाई प्रिपोजिशन, बाई यूजिंग प्रिपोजिशन नाउन एंड जीरेंट्स का हो गया है, ठीक है, 2 हो गए। और तीसरा हो गया है बाई यूजिंग पार्टिसिपल। अब देखिए 3 चीज़ें हुई हैं, तो ये तो एक एक भी सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो सिंपल सेंटेंस बनाने के जो रूल होते हैं वो काफ़ी सारे हैं, और मात्र अभी 3 ही हुए हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस ही समझ लीजिए आपकी ना के समान हुई है। तो सिंथेसिस नॉर्मली ही आएगी, लेकिन जो मेरे ख्याल से जो स्ट्रक्चर है ग्रामर सेशन का वो कुछ इस तरीके से होगा, तो आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको रीऑर्डरिंग बनाने को आ सकती है, NIP भी आएंगे आपको बनाने के लिए, जो कि कुछ इस तरीके का सेंटेंस हो सकता है। जैसे रीऑर्डरिंग में हो सकता है आपके लिए, आपको शब्द अलग अलग दे देगा, तोड़ के कुछ भी दे सकता है, आपको बस उन शब्दों को मिलाकर एकदम सही सेंटेंस का निर्माण करना है, ठीक है, सही सेंटेंस बनाना है। और NIP में क्या होता है, देखिए N की फुल फॉर्म होती है निगेटिव, I की फुल फॉर्म होती है इंट्रोगेटिव, और P की मतलब पैसिव। तो देखिए वो क्या करेगा, आपसे इन तीनों में से कोई भी चीज़ बनवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको NIP बोल देगा कि तीनों बनाओ, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बोलेगा, या तो निगेटिव बनवाएगा, या इंट्रोगेटिव बनवाएगा, या पैसिव बनवाएगा, और ज़्यादातर चांसेस हैं पैसिव बनवाने के। पैसिव ज़्यादा बनवाएगा, ठीक है। पैसिव के चांसेस ऐसे समझ लीजिए, उनके चांसेस अगर 10% हैं तो इसके 80% है, ठीक है, 80 और 90%, यानी कि पैसिव बनाने को ज़्यादा आ जाएगा, तो आप पैसिव पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दी आपको 2 चीज़ें। अब हम नेक्स्ट चीज़ पर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जो करेक्ट वर्ब भरने होती है। देखिए करेक्ट वर्ब भरने वाला भी एक हमारे लिए आ जाता है। तो आपको क्या होगा, देखिए सेंटेंस दे रखा होगा, जैसे द बॉयज़ आर अ लेटर। अब देखिए अ लेटर, और आपको वर्ब दे रखी होगी ब्रैकेट में, ब्लैंकेट्स में वर्ब दे रखी होगी एक, जैसे कुछ भी दे रखी हो। देखिए ये तो मैंने एग्जांपल के लिए ले रखा था, ऐसा नहीं है कि यही जो सेंटेंस मैं आपको शो कर रहा हूँ यही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस टाइप से सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इन सेंटेंसेस को बना लिया तो आप जो एग्जाम में सेंटेंस आने वाले हैं उन्हें भी आराम से बना लोगे, ठीक है। तो जैसा कि ये सेंटेंस हमारे सामने शो हो रहा है, द बॉय आर। अब देखिए क्या है हमारा राइट जो हमारी फॉर्म दे रखी है वो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें यहाँ पर क्या है भैया, आर दे रखा है, आ लेटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ना तो भैया राइट लगा सकते, ना रिटर्न लगा सकते, ना रोड लगा सकते, हमारा क्या क्या लगा सकते हैं, क्या एकदम सही रहेगी फिर, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया की सही फॉर्म, ठीक है, क्रिया की सही फॉर्म हमें भरनी है, तो वो हो जाएगी राइटिंग, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस बन गया, ये बन गया भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। अब कंप्लीट द सेंटेंस, देखिए एक कंप्लीट द सेंटेंस का भी मिलना है आपको। जैसे वर्क हार्ड अनलेस यू शुड फेल, मतलब अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो भैया फेल हो जाओगे, ठीक, सीधी सी बात है, ठीक है। ये तो नॉर्मली चीज़ें हो गई। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि अनलेस वाला आपको कुछ भी वाला मिल सकता है। देखिए जैसे ये अनलेस है, वर्क हार्ड अनलेस, आपको कुछ भी दे सकता है वो, इफ़ दे सकता है, जैसे मान लिए वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास, ऐसे कुछ भी दे सकता है। आप उससे टेंशन ना लें, और आप अच्छे तरीके से, अगर आपकी बात का मतलब निकले, सेंस निकल रहा है, तो आपको नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंप्लीट सेंटेंस बात हो गई। अब देखिए अब देखिए आपको करेक्ट प्रिपोजिशन भरने को भी आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट प्रिपोजिशन में क्या होता है, तो देखिए जैसे द कैट इज़ द टेबल, ठीक है। अब देखिए कैट इज़ द टेबल, अब देखिए इज़ द टेबल, अब आपको 2-3 प्रिपोजिशन दे देगा, जैसे ऑन दे दिया, अप दे दिया, द दे दिया, या अपॉन दे दिया, एमोंग, अरे कुछ भी सही, आपको 2 से 3 मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे प्रिपोजिशन। अब देखिए आपको क्या करना होगा, उनमें से एकदम सटीक वाला छाट के लिखना होगा। अब देखिए जैसे मैं क्या करूं, अगर अब देखिए ऑन और अप दे रखा है, हमने ऑन अप लिया है, 2 लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर क्या करूं, अगर मैं द कैट इज़ अप द टेबल, बिल्कुल नहीं हो सकता भैया, ठीक है। अगर मैं करूं द कैट इज़ ऑन द टेबल, तो ये एकदम करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। और वर्ब को तो मैंने अभी आपको बताया ही था। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगी कंप्लीट स्पेलिंग्स। अब दो स्पेलिंग्स मिलेंगी जो कि आधे आधे नंबर की होती हैं। कोई कुछ भी हो सकती हैं, 2 भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी स्पेलिंग्स आपको मिलेंगी, उन्हें आपको जो मिसिंग वर्ड होंगे उन्हें छांटना, समझना होगा, सोचना होगा कि कौन से वो सही वर्ड हैं, और वो आपको उनमें लिख देने होंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 ली थी, देखिए वर्क ली थी और स्मूथ ली थी, ठीक है। तो कुछ भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर 10th क्लास में अच्छी तरीके से देखिए, हमारे गुरुजी ने भी बनवाए भी थे, तो आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और ज़्यादा हार्ड टाइप की नहीं आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजीली आप बना सकोगे। आपके दिमाग में तुरंत देखते ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या वर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है। ये तो बात होगी। अब देखिए पंचुएट द सेंटेंस, देखिए पंचुएशन भी आपको मिलेगी। अब देखिए पंचुएशन में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए मैंने सेंटेंस लिया, इसी तरीके का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही सेड टू मी राम इज़ राइटिंग अ लेटर,
कुछ भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। राम सैड नो कुछ भी लगा सकता है इसके आगे, या कभी कभार ऐसा कर देगा कि ही सैड और मी पता नहीं कहाँ आपको ले जाके रख देगा, या उल्टा कर देगा राम इज़ राइटिंग अ लेटर ही सैड टू मी, ऐसा करके कर देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये करना है, जैसे मैंने तो सीधा सेंटेंस लिया है कि ही सेड टू मी राम इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसमें हमें पंचुएशन करते समय क्या ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो जो इसका पहला लेटर है वो भैया कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, यानी ही सेड टू मी। फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, जो कि हमारा रूल होता है भैया डायरेक्ट नरेशन को बनाने का, ठीक है। अब पंचुएशन कर रहे हैं तो भैया हमने, अब राम है, राम में तो भैया नाम है तो वो तो पहला अक्षर कैपिटल रहना ही रहना है, ठीक है। इज़ राइटिंग अ लेटर और फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद, बस हमारी पंचुएशन कंप्लीट, ठीक है। ये पंचुएशन हो गई। अब पंचुएशन में बस इतनी चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं। आपको देखिए सबसे पहला काम, पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, और जब आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज़ लिख रहे होंगे उसका भी पहला अक्षर कैपिटल होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको चिन्ह देखना होगा, जैसे कभी चिन्ह लगाते ही नहीं है पंचुएशन में, आपको चिन्ह नहीं मिलेगा जल्दी। मैंने तो चिन्ह मतलब फुल स्टॉप लगा रखा है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं मिलता है, तो फुल स्टॉप भी आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा भी बंद कर दो, बस आपका पंचुएशन हो गया। ये 2 नंबर में आती है, ध्यान रखना, 2 नंबर में। 2 नंबर आपके फ्री हैंड के हैं, ठीक है। और इसमें आपके इसमें भी 1 नंबर कम से कम फ्री हैंड का ही है, स्पेलिंग्स वाले, ठीक है। प्रीपोजिशन नाउन, ये जो ग्रामर के छोटे छोटे पोर्शंस हैं, इनमें आप समझ लीजिए फ्री के नंबर बटोर सकते हैं। तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, आप इस तरीके से पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, जिस चीज़ का हमें इंतजार था वो चीज़ हमारी आ गई है, जैसे डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन जैसे आपको सेंटेंस दे रखा होगा चेंज इन इनडायरेक्ट, या चेंज एज डायरेक्टेड, ऐसे करके लिख के आ जाता है, तो उसमें आपको लिख देगा कि ही सेड टू मी गॉड इज़ एवरीवेयर, या कुछ भी लिख सकता है। मैंने तो ये तो कहावत ले ली, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होगा, डैट लगाना है, पूरा ऐसा ही ऐसे उतार देना है, ठीक है। अगर कुछ भी दे सकता है वो, आपको थोड़ा हार्ड टाइप का भी दे देगा, तरस आ गया तो भैया थोड़ा सही वाला भी दे देगा, नॉर्मल दे देगा, या बिल्कुल ही सरल दे देगा, जैसा ये है। इसमें क्या है देखियो, सबसे पहले क्या है इसमें, ही सेड टू मी गॉड इज़ एवरीवेयर। अब देखिए भगवान सर्वत्र है, मतलब हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, जो कि चीज़ें हम हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो कण कण में व्याप्त है भैया, ये तो कहावत है, बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं इस बात को कि भैया ही ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तो जब कण कण में व्याप्त है तो भैया ये कहावत है, और ये कभी झुटलाई नहीं जा सकती। तो जब भैया सर्वदा सार्वभौतिक सत्य है ये, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते भैया। हम किस खेत की मूली है जो इसमें चेंज कर दें, तो हमें क्या करना है, ही तो ही लिखा रहने देना है, ठीक है। सैड टू को हम टोल्ड कर देंगे, मी लिखेंगे, डैट कंजंक्शन लगाएंगे, और गॉड इज एवरीवेयर, ऐसा ही बस, ठीक है, कोई चेंज नहीं। अब देखिए सिंथेसिस, अब देखिए सिंथेसिस दिस सेंटेंस, ये भी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, और ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली, बस ये चीज़ भी मिलेगी। अब देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको, जैसे ही सा अ लाइन ही ऑर्डर टू शूटेड, उसने एक शेर देखा और उसने उसे मारने का आदेश दिया, ठीक है। ऑर्डर टू शूट इट, अब देखिए शूट इट भैया, एक बात बताइए, आप सपोज़ कीजिए आपको शेर दिख जाए, तो आप क्या करोगे भैया, तुरंत कहोगे अरे मार यार, मार मार, तुरंत आपके मुंह से निकल जाएगी। आप किसी का इंतजार करोगे कि नहीं भैया थोड़ी देर ज़रा शेर के दर्शन करने, फिर कहेंगे कि हाँ भैया मार दो इसको, ऐसा नहीं है। आपके मुंह से तुरंत निकल पड़ेगी अरे यार मार साले को, ऐसा कह पड़ेंगे आप तुरंत। तो देखिए इसमें क्या है कि ही सा अ लाइन ही ऑर्डर टू शूट इट। और देखिए हमारा रूल था सिंथेसिस का, वैसे तो मैं एग्ज़ाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ा सॉल्व करा दूँ। तो देखिए ही सा अ लाइन है, और इसमें 2 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला काम समाप्त नहीं हो रहा, उसी के साथ ही साथ दूसरा काम हो रहा है। भैया उसने शेर को देखा और देखते ही बोल रहा है कि मार दो, ठीक है, मार दो, शूट इट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें भैया, हम प्रेजेंट जो हमारा हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वर्बिंग फॉर्म लगती है, ठीक है। तो वर्बिंग फॉर्म लगती है, तो वर्बिंग फॉर्म क्या हो जाएगी, सा है, सा की फर्स्ट फॉर्म सी होती है, और सी में आईएनजी लगा देंगे भैया, सीइंग हो जाएगी। सीइंग अ लाइन ही ऑर्डर टू शूट इट। अब देखिए यहाँ पर क्या था, हमारा सब्जेक्ट भी एक ही है, देखिए यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही है, दोनों एक ही सब्जेक्ट है। तो भैया ये वाला जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ आता है हमेशा, तो यहाँ पर भी इसे लाएंगे तो ये ही रहेगा। और ये कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, ठीक है। बस इस तरीके से सिंथेसिस बहुत ही इजी है, जो सारे रूल्स हमें अभी तक पढ़ाए गए हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और आगे अभी हम देखेंगे। और वैसे मेरे ख्याल से तो सिंथेसिस और सिंटैक्स दोनों ही बहुत ही इजी हैं, आराम से हम कर लेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मली चीज़ें होगी। अब देखिए ये ऐसे मैंने ले रखे हैं, वैसे इनके आने के चांसेस अभी तो कम है प्री बोर्ड में, लेकिन बट जब हम एनुअल एग्ज़ाम देंगे तो उनमें हमको ज़रूर मिलेंगे, तो आप उनके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाइए। जैसे कि पहला हमारा ऐसे है,
द कंप्यूटर अ मशीन। देखिए जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है और बहुत ही उपयोगी मशीन है, तो उसके बारे में हमें टिप्पणी करने को आ सकता है, उसके बारे में हमें लिखने को आ सकता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या फ़ायदे, वो आपको डिज़ाइन करने हैं, खुद भी कैसे भी कीजिए, ठीक है। और माई फादर माई स्कूल, ये दोनों मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, लेकिन इस तरीके के मिलते नहीं, क्योंकि आप बड़े क्लासेस में हो, ये तो छोटे क्लासेस की चीज़ें हैं कि माई फादर माई स्कूल, कि द डॉग एंड एलिफेंट, ये सब छोटे क्लासेस की चीज़ें हैं। आपको ज़्यादातर हाई टॉपिक्स पे मिलेंगे, जैसे और इन्वायरमेंट हो गया, द साइंस हो गई, मतलब और अरे काफ़ी सारे ऐसे तथ्य हैं जिन पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी चीज़ें हो गई। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा इंग्लिश का, अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो शुरू करने से पहले भी बोला था और वीडियो ख़त्म करने से पहले भी बोल रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं इंग्लिश के पोर्शन से, आप इन चीज़ों को पढ़ के चले गए तो आप समझ लीजिए आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। बस आप यही चीज़ें पढ़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यही चीज़ें पढ़ के चले जाइए जो इस वीडियो में मैंने आपको शो की हैं और बताई हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। और ये हमारा एग्ज़ाम सीरीज़ का पहला वीडियो था। जो डेयर था वो शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा, तो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए कोई नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।